हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का पूरा कंसेप्ट, उसके बेसिक प्रॉब्लम से लेके थोड़ी एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम देखेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्लस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसे एग्जांपल देखेंगे जहां ये दोनों इस्तेमाल होते हैं एक साथ। ठीक है। पिछली क्लासेस तक मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बहुत सारी चीजें सिखा चुका हूं। तो आज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सीखेंगे। बहुत अल्टीमेट हथियार है ये मैकेनिक्स का। अब यहाँ आपको मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको लीनियर मोमेंटम पता होना चाहिए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये मैं लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा के आया हूँ। अगर आपको नहीं पता, नहीं पढ़ा आपने, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों। तो लीनियर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि एक मास है जो वेलोसिटी v से चल रहा है। ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम होता है दैट इज p इक्वल टू m इंटू v, है ना। क्या बोलते हैं लीनियर मोमेंटम को? मोशन कंटेन इनसाइड अ मास इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो ये बात तो पता है। आज हम इसके कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को पढ़ने जा रहे हैं। देखो यार, ऐसे कोई एक सिस्टम लेते हैं, जैसे ये m1, ये m2, दो मास है बच्चों इसमें। ठीक है। ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। मान लो फोर्स ऑन वन टू टू F12, और ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो कोई फोर्स इनके बीच में हो सकता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कुलम फोर्स हो, है ना, रस्सी खींच रहे हो ये एक दूसरे से, ऐसे कुछ भी कोई भी फोर्स है जिसकी वजह से एक दूसरे पे फोर्स लगा। और F2 है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। और इस पे फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल F1। ये भी इस पे एक्सटर्नल फोर्स है। और ये इन दोनों के बीच में इंटरनल फोर्स है। और मैं इसको सिस्टम मान रहा हूँ, M1 M2 को सिस्टम मान रहा हूँ। ठीक है। इसका कोई एग्जांपल, देखो इसका कोई एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे ये ट्रॉली है। ठीक है। और यहाँ दो बच्चे खड़े हैं। ठीक है बच्चों, इन दोनों ने ऐसे रस्सी खींच रहे हैं ये। अगर रस्सी खींच रहे हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, टेंशन, है ना। और दो बच्चे बाहर खड़े हैं इस ट्रॉली से, जो इसको खींच रहे हैं ऐसे अपनी तरफ। एक ये खींच रहा है अपनी तरफ। तो देखो, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं, इन दो बच्चों प्लस ट्रॉली को, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया इस पे ऐसे F1। ये जो खींच रहा होगा ये F2। समझ रहे बच्चे? ये F2। और ये क्या हो गया? T, इंटरनल फोर्स हो गया। T क्या हो गया? इंटरनल फोर्स। तो बिल्कुल यही बात में यहां इस्तेमाल करने, ये उसका एग्जांपल हुआ। ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, हम इसको सिस्टम मान रहे हैं बच्चों, ये दो मास है। तो नेट फोर्स होगा, क्या पढ़ा है बच्चों हमने? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ लगा, dp बाय dt। ऐसे लिख लिया। हम प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं, पता लगे हमें क्या करने जा रहे हैं। हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये देखने जा रहे हैं। अब एक बात सोचो, F1 F2 तो इनके इंटरनल फोर्स है। F12 के बारे में लिख देता हूँ, फोर्स ऑन M1 बाय M2, जो M2 ने अप्लाई किया। ऐसे F21 क्या है? फोर्स ऑन M2 बाय M1। ठीक है। और F1 F2 इनके बाहर से कोई फोर्स लगे। तो देखो टोटल फोर्स लिख देते हैं, F1 वेक्टर प्लस F12, F2 वेक्टर प्लस F21। ठीक है। दैट इज dp बाय dt। ऐसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, हमने पढ़ रखा है कि F12 इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो ये कट जाएगा। ठीक है। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर किसके बराबर होगा? dp बाय dt के। क्लियर है? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू dp बाय dt। अब जैसे आपको पता है कि ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है। F एक्सटर्नल इक्वल टू dp वेक्टर बाय dt। ऐसे भाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है दोनों, F1 F2। अगर ये फोर्स बच्चों जीरो हो जाए, ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो dp बाय dt क्या हो जाएगा? जीरो। और इसका मतलब p क्या हो जाएगा बच्चों? मतलब किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब
वो क्वांटिटी क्या है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि अगर हम लॉ लिखना चाहें कि भाई लॉ क्या है, स्टेटमेंट क्या है, तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो उसका इंटरनल फोर्स हमेशा उसका सॉरी इसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इंटरनल फोर्स चाहे जैसे हो, अप्लाई हो रहे हो ना हो रहे हो, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो हम इसको स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम विल बी कांस्टेंट, ठीक है। और सर इंटरनल फोर्स के बारे में क्या सोचे हम, तो इंटरनल फोर्स चाहे जैसे हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे वो वर्क कर रहे हो ना कर रहे हो, ठीक है, आप लिख सकते, सोच समझ सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं। देयर में बी इंटरनल फोर्स, ठीक है, मे बी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। वो जो इंटरनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं और नॉन कंजर्वेटिव भी। देयर मे बी वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्स, ठीक है, वर्क डन हो सकता है इंटरनल फोर्स से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए उस सिस्टम में, ठीक है। अब थोड़ा यहां देखेंगे, अभी जैसे मैंने ये दो मास बनाए थे जैसे M2 और M2, ठीक है, इन पे जो इंटरनल फोर्स लग रहा था वो F12 और F21 था, ठीक है, और इसको सिस्टम माना था ये F1 था, ये ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको M1 को मान ले कि ये सिस्टम है, तो M1 के केस में ये भी एक्सटर्नल फोर्स हुआ और ये भी एक्सटर्नल फोर्स हुआ, तो M1 का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, यहाँ पे पूरे सिस्टम का कंजर्व है, ठीक है। तो ये बात मैं आपको लॉज ऑफ मोशन से भी सिखा रहा हूँ कि सिस्टम कैसे एज्यूम किया जाता है। तो सिस्टम यहाँ पे फिलहाल दो मासेस ये है, क्योंकि सिस्टम बदलने से फोर्स बदल जाता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है इंटरनल भी, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट, समझ में आ गया होगा। तो अब फिर एक बार फाइनल रिपीट करता हूं कि जब भी किसी सिस्टम पे आपको दिख रहा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये कंसेप्ट कहां कहां इस्तेमाल होता है ज्यादातर, जब भी कहीं आपको दिखाई दे कि कोई चीज टकरा रही है, ठीक है, कोलिजन हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, तो समझ जाओ ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन है, पक्की बात है। या एक ऑब्जेक्ट को मोशन दे दिया और उसकी वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट भी चलना शुरू कर दिए, तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की प्रियोरिटी लगेगी यहाँ पे, है ना। और जहां आपको लगे सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे, क्या उसका कैसे सोचे, तो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी तो भाई रूल है कि फ्रिक्शन ना हो कहीं पे, है ना, और उसमें कंडीशन ये है कि पूरे आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, और उसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ना हो, इंटरनल फोर्स चाहे जो हो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, चाहे वो वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस बात को। देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में भी थे बच्चों। देखो जैसे ये एक शेल है, ठीक है, रेस्ट में रखी है, ये एक्सप्लोड कर गई बच्चों दो टुकड़ों में, ये मास m1 और ये मास m2, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है v2, इसकी वेलोसिटी है v, तो मैं ये मास m1 और ये मास m2, वेलोसिटी v1 v2। हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट, इंटरनल फोर्स की, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स की वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से बच्चों हमें बताना है कि इसके मास के जो लीनियर मोमेंटम, फाइंड रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करेंगे, उनमें सबसे बेसिक ये है। देखो बच्चों इनिशियली रेस्ट में रखा है और जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा इस पे, ये इंटरनल फोर्स की वजह से ब्लास्ट हुआ, ठीक है। जैसे आपको एक दिवाली का फॉर्म है, ये ऐसे इसमें आग लगाते हो, ये ब्लास्ट कर जाता है, इसके टुकड़े ऐसे जाते हैं, ठीक है, कोई इधर जाएगा कोई इधर। मैं आपसे कहूं भाई जब ये ब्लास्ट नहीं हुआ था, जब तक आग लगाई थी आपने, उससे पहले रेस्ट में था तो मोमेंटम जीरो था,
अब ये सारे टुकड़े इधर उधर जा रहे हैं, तो क्या लीनियर मोमेंटम आएगा? नहीं, क्योंकि आज लीनियर मोमेंटम बच्चों कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स की वजह से बैलेंस हुआ है, और इंटरनल फोर्स की वजह से ब्लास्ट हुआ है। तो नेट फोर्स जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम जीरो ही होगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसा ही कुछ यहाँ पे, ये एक शेल है, आपने इसे, ये एक्सप्लोड हुआ, दो टुकड़ों में टूट गया, तो हमसे पूछा जा रहा है मोमेंटम के रेशियो बताओ। ठीक है, रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस इज, ठीक है, इन जो टुकड़े हैं इनके मोमेंटम बताओ, के रेशियो बताओ। देखो बच्चों, हमें पता है यार बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा, फाइनल मोमेंटम इसका कितना होगा सोचो। इस टुकड़े का मैंने मान लिया P1, है ना, वेक्टर में लिख लेते हैं P2, ऐसे। हमें क्या पता भाई कोई किधर जा रहा है, तो हमने दोनों को वेक्टर में लिख लिया, P1 वेक्टर माइनस P2। देखो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम है ना, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम है। अब आपसे पूछा जाए कि इनका रेशियो बताओ, तो इनका रेशियो क्या होगा बच्चों? तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो P1 बाय P2 1/1। तो चेंज इन मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम के रेशियो क्या आ गया? 1:1। ठीक है, दूसरे पार्ट में पूछा हमसे कि इनकी वेलोसिटी का रेशियो बताओ। सेकंड पार्ट में पूछा है V1 बाय V2 बताओ। तो देखो बच्चों, यहीं पर देखते हैं, M1 V1 M2 V2 1/1, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये V1 बाय V2 M2 बाय M1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, V1 बाय V2 इक्वल टू M2 बाय M1। बोलो, कोई डाउट यहां तक? इस तरीके से ये V1 बाय V2 इक्वल टू M2 बाय V1, ये रेशियो आ गया। अच्छा यहाँ एक और बात, व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपसे पूछ ले कि आपने गन से बुलेट फायर करी है, ठीक है, तो बताओ अगर किसकी स्पीड ज्यादा होगी, बुलेट की या गन की? वैसे तो आप अंदाजा लगाओगे सर, ऑब्वियसली बुलेट की ज्यादा होती है, तो क्यों होती है ये देख लो, जिसका मास कम होता है उसकी स्पीड ज्यादा। ठीक है, अब ये बात आ गई। दूसरा पार्ट पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक्सप्लोजन के बाद तीसरा पार्ट है काइनेटिक एनर्जी की रेशियो बताओ इन सेगमेंट के। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो हाफ कट जाएगा, या आप ये भी कर सकते थे p1 स्क्वायर बाय 2m है, p2 स्क्वायर बाय 2m। बच्चों समझ रहे हो भाई, मोमेंटम के टर्म में तो लिख सकते हैं। तो p1 p2 तो कट जाए क्योंकि इक्वल है, 2 से 2 कट गया, m2 बाय। ठीक है, देखो यहां से भी ये बात पता लगी आपको, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, रेशियो तो आएगा m2 बाय m1। ये भी पता लगा कि जिसकी स्पीड, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। जैसे एक कैनन से एक शेल फायर हुई, तो कैनन पीछे भागेगी, शेल आगे, तो आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली किसकी ज्यादा होगी? और शेल की, जो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है, फायर हुआ है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि उसका मास कम है। क्लियर है? अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब कुछ ऐसे सिचुएशन दिखा, जैसे ये ट्रॉली है, ठीक है, पहले इनको समझना, लॉजिकली समझना। इस ट्रॉली के ऊपर एक आदमी खड़ा है, बताओ इसका मोमेंटम क्या है? जीरो, है ना, रेस्ट में। नीचे आइस फ्लोर ले ले, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देना, आइस फ्लोर बोले, स्मूथ सरफेस बोले, तो समझ जाना बोल रहा है कि फ्रिक्शन जीरो। फ्रिक्शन जीरो होने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो कहना चाह रहा है। ठीक है, अब ये ऐसे चलेगा, इस ये रेस्ट में था, अब इसने आगे चलना शुरू किया। ठीक है, अच्छा आगे तभी चल पाएगा जब इसके पैरों में और यहाँ फ्रिक्शन हो, तो इंटरनल है फोर्स, अगर मैं इसको सिस्टम मानूं तो यहाँ इंटरनल फोर्स है, तभी तो चल पाएगा। तो ये आगे चलना शुरू हुआ, तो बताओ ट्रॉली पीछे जाएगी नहीं? क्यों? क्योंकि अगर आगे चल रहा है तो इस पे फोर्स आगे, और इस पे फोर्स फ्रिक्शन फोर्स पैरों पीछे की तरफ, है ना। तो दो देखो, यहाँ पे दो फोर्स है, रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों? जीरो आएगा ना, इंटरनल हो गया ना ये फोर्स। अब ये आदमी आगे जा रहा है, तो ट्रॉली क्या होगी? पीछे की तरफ मूव करेगी, है ना। अब मैं आपसे पूछूं पूरे सिस्टम का मोमेंटम बताओ भी कितना है, तो भी जीरो ही होगा। ठीक है, इसका मोमेंटम आ गया, इसके पास मोमेंटम आ गया, क्योंकि ये इंडिविजुअल बोले तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स है, इस पे भी है,
दोनों का मोमेंटम चेंज हो गया लेकिन पूरे सिस्टम का नहीं बदला, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो इंटरनल फोर्स है वो रिजल्टेंट, वो एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल फोर्स है। क्लियर है बच्चों? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और यहाँ इंटरनल फोर्स वर्क भी कर रहा है, देखो आपने समझा होगा कि आदमी आगे जा रहा है ना। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि अच्छा, अगर मैं एक दूसरी सिचुएशन कहूं, ये एक ट्रॉली है और इसके ऊपर एक चेयर पे एक आदमी बैठा है, ठीक है बच्चों, ऐसे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये वेलोसिटी v से चल रही है, ठीक है, ट्रॉली। तो अगर ये आदमी इस पे से उठ के दौड़ना शुरू कर दे इस तरफ, इधर जा रहा है, तो बताओ इस ट्रॉली की स्पीड चेंज होगी, घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगा? सोचो। देखो बच्चों, इस ट्रॉली की जो स्पीड है वो चेंज होगी, ठीक है। आपको कहे सर आपने तो कहा था भी मोमेंटम चेंज नहीं होता। हाँ मैंने कहा था, लेकिन ट्रॉली का नहीं कहा ना, पूरे सिस्टम का मोमेंटम वही रहेगा। पर जब ये दौड़ेगा तो इंटरनल फोर्स की वजह से दौड़ेगा, जो भी पैरों में फ्रिक्शन विक्शन होगा। हम कह रहे हैं नीचे स्मूथ है सरफेस, ठीक है, तो नीचे तो फोर्स लग नहीं रहा कोई, तो ये जब ऐसे चलेगा, आगे भागेगा, तो इस पे फ्रिक्शन आगे है ना, तभी जा पाएगा। इस पे पीछे, तो मोमेंटम, ट्रॉली का मोमेंटम घटेगा और इसका बढ़ेगा, तो पूरे सिस्टम का तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसको मोमेंटम मिलेगा, इसका मोमेंटम रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि फोर्स पीछे है। तो ट्रॉली की स्पीड चेंज होगी, रिड्यूस होगी। ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम अभी, और पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब हम समझेंगे कि अच्छा, यहाँ आपको लगेगा सर एक्सटर्नल फोर्स भी तो है, ग्रेविटी, है ना, ऐसे यहाँ इसका वेट जो भी है, ट्रॉली का वेट, लेकिन वो बैलेंस हो रखा है नॉर्मल रिएक्शन से जो ग्राउंड से लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स नेट जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स है अलग अलग कंपोनेंट, लेकिन नेट जीरो है वो, ये ध्यान रखना है। कुछ केस में एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है जीरो ना हो, जैसे इंक्लाइंड प्लेन से कोई चीज गिर रही होगी, तो वो देखेंगे अभी क्वेश्चन में। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, बेसिक सा क्वेश्चन। जैसे ये ट्रॉली है, ठीक है, ट्रॉली नहीं, जैसे ये कैनन, ठीक है, स्मूथ सरफेस पे रखी है, इसका मास m है, तो ये कैपिटल M, ठीक है बच्चों। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द, रस्ट से फायर किया है इसको स्पीड v से, ठीक है, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ कैनन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ कैनन, ठीक है बच्चों। जैसे इसको स्पीड v से फेंका, यहां ध्यान दो, जब भी आपको कोई स्पीड बोला है, इतनी स्पीड से फायर किया है, तो वो हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती है। अगर उसने बोला कुछ अलग वर्ड, जैसे मजल वेलोसिटी, है ना, तब कुछ और सोचना होता है। तो अभी तो रिकॉइल वेलोसिटी पूछा और ये स्पीड v से बोला है उसने, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से फायर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें और भी लोचा हो सकता है, वो भी समझाऊंगा। तो देखो बच्चों, स्मूथ है, कोई बाहर से फोर्स नहीं है, जैसे ये फायर होगा तो ये पीछे जाएगा, यानी कि अब देखो हमें कैसे पता लगा कि ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था। तो देखो, और बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल, तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी। ओ, इनिशियल तो जीरो है, ठीक है, देखो पूरा सिस्टम रेस्ट में था, तो इसका आगे की तरफ, तो प्लस कैपिटल M मास है और रिकॉइल वेलोसिटी वी आर, ठीक है। हमने रिकॉइल मान लिया कि पीछे की तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? वी आर से, ठीक है। हमने साइन भी नहीं लिया अभी, वी आर कितना हो जाएगा? माइनस एम वी, और देखो साइन भी आ गया माइनस, समझ रहे हो? माइनस साइन क्या कह रहा है कि इसके अपोजिट जाएगा, ये उल्टा, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों ऐसे क्वेश्चन में अगर बोले, जैसे ये ट्रॉली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताता हूँ मैं। अगर ये किसी इस एंगल को, अगर इसकी बजाय ये किसी इस एंगल पे जा रहा होता, अल्फा और v स्पीड से, ठीक है बच्चों, तब पूछता कितनी रिकॉइल वेलोसिटी से। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका y डायरेक्शन में इफेक्ट नहीं हो आ पाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में नहीं, एक इंपल्स पैदा करेगा यहाँ पे, ठीक है। इंपल्स पढ़ा चुका हूं मैं पिछली क्लासेस में, लॉज ऑफ मोशन में। तो इंपल्स पैदा करेगा, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा इसका, इसका एक्स डायरेक्शन में कंजर्व होगा मोमेंटम। और वहां आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे, जीरो इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos अल्फा माइनस और ये प्लस एम वी आर, यहाँ से ये आ जाए,
ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ही लेंगे क्योंकि जैसे ही इधर से ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ फोर्स लगेगा, तो वाई डायरेक्शन में एक इंपल्सिव फोर्स पैदा हो जाएगा और उसको बैलेंस करने के लिए वेट है उसे रोक रहा है ना, ग्रेविटी नॉर्मल एक्शन लगाएगी उसे रोक रही है, तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे यहाँ एक आदमी खड़ा है इस ट्रॉली के ऊपर, ठीक है, रेस्ट में है ये, और ये स्मूथ सरफेस, समझा बच्चों, स्मूथ सरफेस है, इंसान का मास एम नोट, ट्रॉली का मास एम। ठीक, फाइंड द recoil velocity of man if they start walking with speed v नॉट। ठीक है, विद स्पीड v नॉट। अब उसने बोला स्पीड v नॉट से वॉक कर रहा है, आगे कुछ नहीं बोला, तो ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मानी जाएगी। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर वो बोल देता विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली तो क्वेश्चन कुछ और हो गया होता। ठीक है, तो पहला पार्ट इस तरीके से कर रहे हैं एक बार, फिर दोबारा ट्रॉली के रेस्पेक्ट में देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। देखो बच्चों, सोचो, जैसे मान लो ये आदमी रेस्ट में है, ठीक है, तो और ये चलेगा तो यहाँ इंटरनल फोर्स पैदा होगा, कोई फ्रिक्शन रिक्शन, तभी तो चलता है आदमी। अच्छा, आपको तो पता है ना बात, जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन हमारे ऊपर आगे की तरफ होता है। नहीं पता तो फ्रिक्शन वाले वीडियो देखो। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपको ये समझ में भी आना शुरू हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब एक आदमी एक ऑब्जेक्ट चले दूसरे भी चलना शुरू हो जाए, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, इनिशियली सब रेस्ट में थे, ठीक है, ये रेस्ट में था फिर चलना शुरू हुआ, तो जब ये चलेगा तब ट्रॉली की स्पीड बतानी है पीछे कितनी स्पीड से जाएगा। देखो बच्चों, इनिशियल मोमेंटम, आदमी चलेगा इधर की तरफ वी नॉट से, पीछे रिकॉइल होगी ना ये, तो एम वी नॉट प्लस एम माइनस वी एल। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी। देखो बच्चों, ये हो जाएगा वी आर इक्वल टू एम वी नॉट, क्या आपने माइनस ले लिया प्लस ना भी लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल एम, इस तरीके से रिकॉइल वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? तो देखो, इसके बाद कोई भी बड़ी बात नहीं थी, रिकॉयल हो गई है ट्रॉली, पीछे जा रही है ऐसे। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा जैसा वो कैनन का क्वेश्चन था। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बच्चों, इसी क्वेश्चन में क्या करता हूं, स्पीड v विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये क्वेश्चन मजेदार हुआ कि मतलब विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ये भी स्पीड से चल रहा है। अब बतानी है आपको इन दोनों की स्पीड। ठीक है, मैन की भी बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ट्रॉली की भी। तो इस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए बच्चों, थोड़ा यहाँ बदल देते हैं सिंबल, क्या कर लेते हैं कि इसकी स्पीड v1 मान लेते हैं, इसकी v2। ठीक है, और दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइनल स्पीड है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये v2 से। देखो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, p इनिशियल p फाइनल, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0। एक बात ध्यान देना बच्चों, ये जो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी लगा रहे हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू ही और ग्राउंड ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पार्टिकल कैसे चल रहे हैं। ठीक है, कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लिया कि यार ये चलेगा कितनी स्पीड से, इसको एम नोट, ये कैपिटल है, एम नोट बी वन प्लस कैपिटल है, ठीक है, ऐसे मान लिया। ये पीछे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, माइनस, ठीक है, बी वन
एम नोट वी वन इक्वल टू एम वी टू, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसके बाद आप एक बात सोचो, कंसेप्ट है जो रिलेटिव वेलोसिटी का, उसको सोचो। हमें पता है कि हमें जो दी गई है वो स्पीड v है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है बच्चों। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ऐसे लिखा जाएगा नहीं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है v, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है v1, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना है माइनस v2। समझ रहे हो बच्चों? अच्छा हाँ, जैसे अगर मैं यहाँ इसे प्लस लिखता, मैंने लिखा नहीं है, अगर मैं इसको प्लस लिखता बच्चों, समझ रहे इस साइन को, तो फिर हमें नहीं पता होता, फिर ये v1 माइनस v2 ही रखते, फिर ये माइनस ना लगाते। हमने इसे पीछे मान लिया तो इसलिए माइनस लगाया, तो वहां पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ये दूसरी इक्वेशन है ना, दूसरी अभी रहने देते हैं, v इक्वल टू v1 प्लस, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ, अब ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, है ना। तो एक मिनट, अब क्या करना है बच्चों, किसी एक की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, जैसे v1 की वैल्यू रख देते हैं, तो v इक्वल टू बाय फर्स्ट v इक्वल टू एम वी टू, ऐसे है ना, इस वाले में ना अपॉन एम नोट, ठीक है, प्लस वी टू, तो v इक्वल टू एम प्लस एम नोट वी टू अपॉन एम नोट, ठीक है। तो वी टू इक्वल टू आ गया एम नोट वी अपॉन एम नोट प्लस, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और सिमिलरली अब आप v1 की वैल्यू चाहोगे तो v1 आएगा, और आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो, v1 आएगा एम नोट प्लस एम, इस तरीके से ये v1 आ जाएगा, क्लियर है। तो v2 भी आ गया और v1 भी आ गया, ठीक है। तो ये v1 v2 की वैल्यू आ गई, है ना। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये कौन सी वेलोसिटी है, रिकॉइल वेलोसिटी, जिससे ट्रॉली पीछे जा रही है। ये मैन की वेलोसिटी है, जिससे वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों, अगर कहा जाए कि जैसे देखो डिजाइन बदलने का क्वेश्चन यही होता है, इनके डिजाइन बदले जाते हैं। जैसे ये बोट है, ठीक है, तो ये आदमी है, मास m1 और ये m2, ठीक है, अभी रेस्ट में। अब बोला कि ये आदमी v स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बोट आगे चल रहा है, तो बोट कितनी स्पीड से पीछे चलेगी, ठीक है। बोट रेस्ट में थी, ये आदमी ने आगे चलना शुरू किया, तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये m1 मास m1 का आदमी है, अगर ये आगे चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू बोट, स्पीड दे रखी है, तो बोट कितनी स्पीड से पीछे जाएगी। देखना बच्चों, ये सेम क्वेश्चन नहीं हो गया, है ना। अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया होता तो बड़ा इजी था, ये अभी भी इजी ही है, लेकिन अब थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाना है, तो इसी के अकॉर्डिंग ही देख लेंगे हम। ये v2 है ना, ये देखो आप सॉल्व कर लो, चाहे सेम आंसर है। v2 होगा बच्चों m1 v अपॉन m1 प्लस m, और सिमिलरली अगर आदमी की भी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए तो ये m2 v अपॉन m1 प्लस, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान देना, जब यहाँ 2 है तो मास m1 है, जब यहाँ 1 है तो मास m2 है, क्लियर है बच्चों। इस तरीके से आप इन बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है बच्चों। ये बेसिक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं, बड़ा इजी सा केस है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। जैसे अगर मान लो एक शेल, ये हम्म, ये शेल, ठीक है, इसका मास 3 है, और ये रेस्ट में रखी हुई है, ठीक है, रेस्ट में रखी, समझा बच्चों। अचानक ये शेल एक्सप्लोड इनटू 3 सेगमेंट, 3
सेगमेंट ऑफ इक्वल मास, ठीक है, टू ऑफ देम, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, और ये बहुत आता है, डिजाइन बदल बदल के ये पेपर में आता है अलग अलग एग्जाम में, तो समझो इसको। टू ऑफ देम मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद स्पीड v, ठीक है, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ थर्ड मास, ठीक है, तीसरे मास की स्पीड और डायरेक्शन बतानी है बच्चों कि थर्ड मास की डायरेक्शन क्या होगी, किधर जाएगा वो, ये देखना है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन, अगर ये एक्सप्लोड होता है, ठीक है, तो एक्सप्लोड होने पे बच्चों ये ऐसे एक्सप्लोड माना हमने, तो ये स्मॉल एम है ना, और ये 3 मास मान लिया हमने, तो 2 ऐसे जा रहे हैं वी नॉट स्पीड से, वी नॉट से। अब तीसरे का नहीं पता, हमने मान लिया कि 3 में टूट गया, 3 टुकड़ों में, एक 2 ऐसे जा रहे हैं, तीसरा किधर जाएगा, तो हमने मान लिया कि यार ये इधर जा रहा है, ठीक है, इसका एंगल आ लिया, मान लिया हमने अल्फा, ठीक। अच्छा सर आपने ऐसे ही क्यों लिया, तो एक ऑब्वियसली बात है कि जब यार इसका मोमेंटम 0 था, तो जितना मोमेंटम इस पे आगे की तरफ होगा उतना इस पे पीछे की तरफ होना चाहिए, जितना ऊपर उतना ही नीचे। अगर मैं केवल इसी डायरेक्शन में लेता तो इसको कौन कैंसिल करता, नेट मोमेंटम तो 0 होना चाहिए ना हर डायरेक्शन में इसका, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये जो सिस्टम है ये अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इसका मोमेंटम 0 है, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है एक्सप्लोजन में, तो बाहर से फोर्स नहीं लगता है, इंटरनल फोर्स एक्सप्लोजन, तो इसका मतलब ये ही बेटर तरीका है। मान लो आपने गलती से ऐसे भी ले लिया होता, ठीक है, ऐसे, और मतलब ऐसे कर लिया होता, सर ये इधर जा रहा है, तो अल्फा ना 90 से बड़ा आता है, ठीक है, तो भी किया जा सकता है, लेकिन जब हमें पता है कि यार ऐसा होगा तो क्यों गलती करें, मतलब क्यों दूसरे तरीके अडॉप्ट करें, ये तो ठीक है। तो देखो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एक्स और वाई में तोड़ के देख रहे हैं मोमेंटम को। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, समझ रहे बच्चों, इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है। अब इसका कितना है, हाँ इसके पास मोमेंटम है डायरेक्ट एक्स डायरेक्शन में एम वी नोट, क्या कोई और भी है, हाँ इसका है, देखो इसका कंपोनेंट इधर जाएगा माइनस वी एम वी कॉस एल्फा, ठीक है। अच्छा कुछ लोग इसको सीधे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम रख के भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि अगर ये चल रहा होता फिर वो मेथड गलत हो जाता है, मतलब उससे सॉल्व नहीं हो पाता, गलत तो नहीं होगा, सॉल्व नहीं हो पाता, तो ये बेटर तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ रिजॉल्व करके। यहाँ से वी नॉट इक्वल टू आ गया वी कॉस एल्फा, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन में करा है हमने, एक्स डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ तो दोनों डायरेक्शन में कंजर्व है मोमेंटम, तो वाई डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना है बच्चों, ऊपर की तरफ एम वी नॉट, भाई इनिशियल मोमेंटम, एक मिनट थोड़ा जल्दी लिख दिया, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, मोमेंटम 0 एम वी नॉट माइनस एम वी साइन अल्फा, ठीक है बच्चों, पी साइन अल्फा इक्वल टू वी नॉट। ये सेकंड इक्वेशन, हमारे पास अननोन क्या है, एक तो अल्फा और एक वी, दो अननोन, दो इक्वेशन मिल गई हमें, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो आया कि वाई और एक्स में की जरूरत पड़ी, क्योंकि दो अननोन थे तो दो इक्वेशन बन गई, तो इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करो, ऐड कर दो, तो यहाँ देखो वी स्क्वायर, वी स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, तो ये 1 हो गया, v इक्वल टू आ गया वी नॉट रूट 2, ठीक है बच्चों, वी नॉट रूट 2 आ जाएगा, चेक करके देखो। और यहाँ से अगर डायरेक्शन पता करना चाहो तो सेकंड बाय फर्स्ट कर दो, तो टेन अल्फा इक्वल टू वी नॉट बाय वी नॉट, कैसे, सेकंड बाय फर्स्ट करोगे तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, v से v कट जाएगा, तो टेन अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 1, यानी कि पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 4। कोई डाउट यहाँ तक, तो इस तरीके से 45 डिग्री पे ये चला जाएगा, है ना। इसी क्वेश्चन में बच्चों क्या किया जा सकता था, क्या चेंज हो सकता था, इस क्वेश्चन में देखो,
अब मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ क्या हो सकता था बच्चों, ये इनिशियली ऐसे बोलता कि स्पीड यू से चल रहा है, हॉरिजॉन्टल स्पीड यू से चल रहा है और फिर ब्लास्ट हो गया, फिर पूछता आपसे स्पीड। बिल्कुल सेम अप्रोच रखना है, बस इनिशियल मोमेंटम है ना अब इसके पास। पहले हमने क्या करा था, इनिशियल मोमेंटम जीरो, और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में। बस यहाँ क्या करना है बच्चों, जहां आपने जीरो लिखा इसको हटा के इनिशियल मोमेंटम 3m इंटू यू करते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, v cos अल्फा इक्वल टू v नॉट माइनस 3, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी अगर मतलब क्वेश्चन में आ जाए इनटू 3 सेगमेंट, ठीक है। और मतलब ये बिल्कुल सेम कि दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं, बस ये इनिशियल स्पीड दे रखी है कि पहले शेल चल रही है, चलते चलते ब्लास्ट हुआ, तो सेम क्वेश्चन रहेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड। आज भी आपके पास दो ही अननोन है, वी और अल्फा, स्क्वायर करके ऐड कर तो बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा। अब बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से है ये इस टॉपिक का, तो ध्यान रखना है बच्चा। अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे ये ट्रॉली है, ठीक है, इस पे एक आदमी खड़ा नहीं है, नहीं, ये कैनन है, ठीक है बच्चों। शेल का मास m, m इज मास ऑफ शेल एंड 50m इज टोटल मास ऑफ सिस्टम। m जो है मतलब स्मॉल m जो है एक शेल का मास है, ठीक है। और अब पूरे सिस्टम का मास कितना है, 50m। पूरे सिस्टम में कौन आ गया, एक तो ट्रॉली, एक कैनन, ठीक है, और जितनी इस पे शेल रखी होंगी वो सब। तो फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ कैनन आफ्टर सेकंड एक्सप्लोजन। सेकंड एक्सप्लोजन के बाद स्पीड बतानी है आपको कैनन की, ठीक है। यहां अब एक नया कंसेप्ट जोड़ने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में, मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी vm ऑफ शेल इज 200 मीटर पर सेकंड, मतलब ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर ये मजल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? मजल वेलोसिटी का मैंने वैसे लॉज ऑफ मोशन में भी कराया था क्वेश्चन। मजल वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम कि बिफोर एक्सप्लोजन, या जैसे ये बिफोर फायरिंग जो वेलोसिटी थी सिस्टम की, उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। मतलब मैं इसे लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू कैनन बिफोर फायरिंग। मतलब थोड़ा यहाँ समझना है आपको, मतलब इसको हो सकता है गलत मीनिंग लगा लो आप इसका। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी कैनन की एक्सपायरिंग से पहले थी उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होती है, ठीक है। जहां से प्रोजेक्ट पार्टिकल को लॉन्च किया जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी है, जो फायरिंग से पहले थी सिस्टम की, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूं कि मान लो इसको वी एम मान लिया मैंने, वी एम जो है बच्चों वेलोसिटी ऑफ कैन मतलब शेल, ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूं वी शेल माइनस वेलोसिटी ऑफ कैनन। और कैनन की वेलोसिटी कौन से वाली लेनी है आपको, जो एक्सप्लोजन से पहले थी। तो जैसे पहले पार्ट में जब एक फायर करेंगे आप, तब तो ट्रॉली क्या है, कैनन क्या है, रेस्ट में है ना। तो पहले केस में वेलोसिटी ऑफ जो मजल वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ शेल के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वी सी क्या होगा, जीरो। इसने पूछा है दूसरे कोलिजन के बाद। तो दूसरे कोलिजन के बाद मान लो पहले कोलिजन के बाद ये स्पीड v1 से चलना शुरू कर देगी, है ना। दूसरे कोलिजन कह रहा हूं मैं, ये एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा बच्चों, जब आप इससे दूसरा एक्सप्लोजन करोगे, ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, v2, हमें वो फाइंड करनी है। लेकिन उस केस में ये जो मजल वेलोसिटी है ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ शेल, है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ कैनन।
ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ देखो, इसको समझना है बच्चों सही से, क्योंकि इसके कंफ्यूजन रहता है। अब वेलोसिटी, मसल वेलोसिटी तो सेम है, माइनस वेलोसिटी ऑफ शेल हमें पता करनी है, तो हम उसे मान लेते हैं कि वो v डैश है, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कैनन, कैनन लेकिन फायरिंग से जस्ट पहले, मान लो आपने इसे यहां से फेंका, फायर किया, तो वेलोसिटी वी एस डैश, ऐसे फेंक रहे हो आप इसको, तो ये फायरिंग से जस्ट पहले कितनी थी वेलोसिटी v1, तो यहाँ पे v1 आएगा, ठीक है, और साथ में क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रही है। क्लियर है? तो देखो यहां से वेलोसिटी, ये शेल की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वी एम, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो ये बात ध्यान देनी है कि जिस चीज, जो एक्सप्लोजन से जो पहली वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है। जैसे एक जीप पे बैठे पुलिसमैन ने फायर किया, तो जो वेलोसिटी होगी, मजल वेलोसिटी, वो होगी गन की, बुलेट की वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ जीप बिफोर फायरिंग, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। अब हमें क्या फाइंड करना है, V2। तो देखो बच्चों, पहले हम ये V1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले एक्सप्लोजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा, पहले तो दोनों रेस्ट में थे, है ना, इनिशियल 0, कितना हो जाएगा बच्चे, ये दोनों रेस्ट में है, m, और वेलोसिटी ऑफ शेल कितनी है पहले एक्सप्लोजन में, तो देखो मसल वेलोसिटी के बराबर है ना, तो वी एम, है ना, और ये कितना मास बचा, 49 एम नहीं बचेगा, टोटल मास 50 था, तो उसमें से एक शेल निकल गई, तो 49 एम इंटू V1, ठीक है। और माइनस में लिखोगे, हम इसे माइनस कर लेते हैं पहले, ये माइनस कर लिया क्योंकि पीछे जा रहा है, तो V1 आ गया बच्चों यहाँ से एम बी एम अपॉन 49, क्लियर है बच्चों, है ना, ऐसे V1 आ गया यहाँ से बी एम अपॉन 49। तो पहले एक्सप्लोजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है, V1, इससे पीछे भाग रहा है, क्लियर है? अब देखो, अब सेकंड एक्सप्लोजन के बाद, सेकंड एक्सप्लोजन के बाद फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है ना, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना था बच्चों, पूरा सिस्टम पीछे की तरफ जा रहा है ना, हम पीछे की तरफ, और उसमें मास कितना है 49 एम, है ना, और पीछे की तरफ जा रहा है। भाई सोचो, ये मास तो यहां से निकल जाएगा, ये पूरा सिस्टम पीछे जा रहा होगा इतने से, अब क्या होगा, फिर ये शेल फायर होगी यहाँ से एम बी एस डैश, ठीक है, प्लस, अब कितना मास बचेगा, 48 एम इंटू V2, है ना। भाई अब इसके निकलने के बाद तो 48 बचेगा ना, दो शेल, दूसरी शेल फायर हो चुकी है, 48 एम इंटू V2। देखो बच्चों, हम यहां से पता कर चुके हैं कि ये कितना है, अच्छा m को उड़ा देते हैं, देखो ऐसे, -49 V1 इक्वल टू वी एस डैश, सेकेंड शेल के बाद, ये शेल की वेलोसिटी है आफ्टर, इन सेकेंड फायरिंग, मतलब शेल की सेकेंड फायरिंग में वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या है मजल वेलोसिटी, तो हमने ये कैलकुलेट करा, तो ये वेलोसिटी आफ्टर, वेलोसिटी इन सेकेंड फायर, है ना, ये ध्यान रखना है, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्योंकि हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लेनी है, कितनी है, वी एम माइनस V1, ठीक है, वी एम माइनस V1 प्लस 48 V2, समझ रहे हो बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो, ये m तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसे इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 49 V1, ठीक है, और प्लस V1 इक्वल टू वी एम प्लस 48 V2, ये हो जाएगा -48 V1, है ना, और -VM 48 V2,
ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। एक मिनट, 49 यहाँ से V2 आ जाएगा, V2 आ जाएगा 49/48 V1, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन बच्चों, एक मिनट, हम कहाँ लिखें, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, कहीं गड़बड़ ना हो जाए कैलकुलेशन में। देखो V1 की वैल्यू भी रख लेते हैं हम यहाँ पे, -49 V1 की वैल्यू Vm/48, है ना, और -Vm, और ये 48 V2, ठीक है। अब देखो बच्चों, Vm/49 है, सॉरी, देखो Vm/49 मैंने V1 की वैल्यू रख दी यहाँ से, तो V2 आ जाएगा, देखो 48 यहाँ पे जाएगा डिवाइड में दोनों के, ठीक है। ये गड़बड़ तो नहीं करी हमने, ये हो जाएगा बच्चों, हाँ, 49 + V1 48 है ये ऐसे, ठीक। अब देखो, अब आएगा इधर डिवाइड में, तो -48/48 Vm/49 -Vm/48, और ये 48 यहाँ से कट गया, तो -Vm 1/49 + 1/48, और Vm की वैल्यू कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वो यहाँ रख देंगे। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन बच्चों क्या थे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के क्वेश्चन थे, जिनमें प्योर कंसेप्ट लग रहा था, ठीक है। जैसे लास्ट में एक क्वेश्चन और कराता हूँ, कई जगह स्प्रिंग भी आ जाए, जैसे ये दो ब्लॉक हैं, ठीक है, M1 M2, ठीक है बच्चों, मैं आपसे कहूं कि इनके बीच में एक स्प्रिंग रखा, नेचुरल लेंथ में रखा है, ठीक है, और उसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है, कितना कंप्रेस कर दिया, एक्स कंप्रेस कर दिया, और फिर आपने इसे छोड़ दिया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जैसे ही स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएगा, तो सिस्टम का मोमेंटम, इनकी वेलोसिटी के रेशियो बताओ। तो ऐसे सोचो कि जैसे ही अभी कंप्रेस कर रखा है एक्स, है ना, जैसे ही नेचुरल लेंथ में आएंगे, तो भाई ये बाहर की तरफ ऐसे बाहर भागेंगे ना, मान लो इसकी वेलोसिटी है v2, इसकी वेलोसिटी है v1, ये मास है m1, समझ रहे हो बच्चों। तो मोमेंटम का रेशियो, तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, इनिशियल मोमेंटम इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, ठीक है। इसका कितना होगा बच्चों, m1 v1 प्लस m2 v2, एक को प्लस लेना है तो एक माइनस उल्टी डायरेक्शन में, तो यहां से v1/v2 क्या आ जाएगा बच्चों, m2/m1, वही सेम क्वेश्चन, देखो वही एक शेल जो फायर हुई थी, बस अंतर क्या आ रहा है बात में, कि उस केस में क्या था बच्चों, कि जो मोमेंटम था वो टोटल मोमेंटम जीरो था, अब की बार क्या है, इसमें भी जीरो है, लेकिन वहां इंटरनल फोर्स कुछ मॉलिक्यूलर फोर्स वगैरह होगा, उसकी वजह हमने क्या लगा लिया, स्प्रिंग, और हम ये मानते हैं फिजिक्स में कि मॉलिक्यूलर फोर्स और ये स्प्रिंग एक जैसे बिहेव करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही किया हमने, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन है। अब कितना मजेदार क्वेश्चन बन जाए कि अगर वो ये पूछे कि इनकी वैल्यू भी बताओ और एक्स की वैल्यू दे दे, तो बच्चों यहां हमें जरूरत पड़ जाती है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया आज की क्लास में, वो सारे प्योर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के, वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के थे। अब हम क्या करेंगे अगली क्लास में, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दोनों को जोड़ देंगे, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगली क्लास में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कंबाइंड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपके लिए बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, अगर आप किसी भी क्लास में 6 क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्ट्रीम के, या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके जब पढ़ाई करते हैं तो डाउट आते हैं, और डाउट आते हैं तो फिर हम इधर उधर भागते हैं, टीचर के पास भी जाते हैं, तो टीचर इतने अवेलेबल नहीं होते कि सारे डाउट बता पाए। तो बच्चों इंडिया का जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ने अपने लॉन्च किया है, जो डाउट जिसमें आप पूछ सकते हो अपने। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो रेफरल कोड है अनअकैडमी का, वो उज्जवल की लाइव है, जिससे आप डायरेक्ट 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। कोई भी अगर आप कोर्स लेते हैं सीबीएसई साइंस में, तो देखो मैं आज के डाउट के फीचर के बारे में बताता हूँ। तो ये आज का डाउट फीचर, अच्छा होता क्या है बच्चों, जैसे आपके डाउट हुए तो
आप डाउट गूगल पे भी डालते हो तो वहाँ पे मतलब रिटर्न फॉर्म में पीडीएफ में मिलता है, बुक में सोल्यूशन देखते हो, उनसे एक्सप्लेन नहीं होता, वो तो डायरेक्ट लिखते हैं वो, और आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो उसके लिए ये एक बढ़िया फीचर है बच्चों। दूसरा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, हिंदी में भी है वीडियोस और इंग्लिश में भी है, ठीक है। और मैक्सिमम आप कितने भी डाउट पूछ सकते हो, अभी ये बिल्कुल फ्री है एब्सोल्युटली। अब इसमें डाउट कैसे देखने होते हैं, तो पहले तो आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना चाहिए फ़ोन के अंदर, और उसमें अपनी कैटेगरी चूज़ करो कि सीबीएसई है, क्या है, नीट है, जेईई है। आपने अपनी कैटेगरी चूज़ कर ली, उसके बाद आस्क डाउट फीचर पे जाओगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है बच्चों, उसको फ़ोटो लोगे या गैलरी से क्लिक करोगे, ठीक है। गैलरी से अपलोड कर लो या फ़ोटो ले लो उसका, फिर उसको क्रॉप करो। क्रॉप करने के बाद उसका सब्जेक्ट चूज़ करो, ठीक है। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद बच्चों उसे आप भेज दो, तो विद इन मिनट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और एक मजेदार बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपका जो अ, अगर आप 10 डाउट आप पूछते हो आस्क अ डाउट फीचर में, ठीक है, तो 10 डाउट पूछने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, 15 डेज के सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऑफर 31 मार्च तक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप 10 डाउट पूछे आपने, तो फिर अनअकैडमी से कॉल आएगा, उसको आपको रिसीव करना है, वो आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे आप 15 डेज का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल सकता है आपको, ठीक है। और साथ में एक कोड याद रखना है बच्चों आपको, उज्जवल के लाइव, जिससे आप जब भी अनलॉक करेंगे कोर्स को तो इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। और बाकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, उसे क्लिक कर सकते हैं। बाय बच्चों।